भी यही समझते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि भारत बनने देगा, उस पर एतराज नहीं करेगा, तभी तो आप खुद भी उसमें कोई हिस्सा डाल सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह ले जरा। जी सर, आप कुछ कहना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखें, यही मैं बात हम कर रहे हैं कि ये जो सीपैक गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से आता है, आप इसको अगर इतना ही इशू समझते हैं कि आप क्लेम करते हैं पाकिस्तान पूरे कश्मीर को हम क्लेम करते हैं, तो बेहतर है हैव अ प्लेबिसाइट, कोई रायशुमारी करा लें, या ये भी ले लें या वो भी हमारे पास आ जाए, तो हल तो निकाल लें ना। यूनिलैटरल तो आप नहीं कर सकते, ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना आप करेंगे, तो बेहतर है प्लेबिसाइट करा लें और जिसकी तरफ कश्मीरी जाना चाहते हैं चले जाएं, और वो बेहतर सबसे इस पर है। वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट, जितनी जल्दी करा लें उतने जल्दी मसाइल भी हल हो जाएंगे। आई एम वी आर ऑल एग्री, आई थिंक इस पर कोई किसी को एतराज नहीं। और जो स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनरली जब ये डिसाइड होती है कि ये पब्लिक नहीं किए जाएंगे तो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, बट ऑल कंसर्न पीपल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के बहुत लोगों को पता है, एंड अगर उनको पता है इसका मतलब आवाम को पता है, इस लिहाज से इसकी वजह से इतने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता। बिल्कुल जी बाबा। तो देखिए, वो मेजर साहब भी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे, उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपेक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के, तो ही सेड दिस। तो अब उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर सीपेक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो। दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें बात करें बात करें। सर 70 साल से तो बात कर रहे थे। नेहरू साहब आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए, फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी। रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? अगर, और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा। उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो। तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे। आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच। आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है, वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में वजीर आजम ने। तो ये चीज जो है, इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और आपने कहा कि वो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है पूरा सीपेक का। सर जो बिजली आ रही है ना सर, वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चाइना आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है। वो थर्मल पावर यूनिट्स जो कि चाइना में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो पेरिस जो ये डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरमेंट का, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम अभी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसके तहत जो है आपको थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी है। तो चाइना ने जो कमिटमेंट करी थी, तो वो अपनी ऑब्सोलीट प्लांट्स जो कि कम से कम 10 टाइम्स मोर कार्बन एमिट करते हैं एज कंपेयर टू न्यू थर्मल पावर प्लांट्स, वो अपने पावर प्लांट्स वहां से उठा करके आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स। पहली चीज आपने कहा JF-17 थंडर जो है आपने बनाया सर, बहुत अच्छा है, आपने JF-17 थंडर बनाया, उसमें सर आपने इंजन चाइनीज नहीं लगाया, इंजन आपने रशिया से लिया है, ठीक है। JF-17 थंडर का जो इंजन है दैट इज रशियन, और इंडिया ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया रशिया के साथ कि भाई आप उनको इंजन क्यों दे रहे हैं। तो आप ये जो कहते हैं कि इंडिया हमेशा प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है, हम तो नहीं करते, तो सर आपने तो स्ट्रेटेजिक आपने उनसे इंजन लिया अपने JF-17 के लिए, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया। JF-17 थंडर जो है वो इतना ग्रेट फाइटर जेट है कि चाइना खुद नहीं इस्तेमाल करता उसको, ठीक है सर। तो ये तो JF-17 थंडर की कहानी है। फिर आपने एक बात की थी कि आप भी यहाँ पे आकर के सीपेक में इन्वेस्ट करें, बात करें। सर देखिए, हम पिछले 25-30 साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे आपसे कि आप हमको रूट दें सेंट्रल एशिया जाने के लिए, ठीक है। हम अफगानिस्तान ने कितनी बार बोला, अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डिप्लोमैट्स और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स सारे के सारे दे आर ऑन रिकॉर्ड ये कंप्लेन करते हैं कि चाइना कभी, ये पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं करता इंडिया से ट्रेड जो है अफगानिस्तान के अंदर, और उसकी वजह से हमको चाबहार में जाकर के हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी।
तो अगर आपने अगर ये रूट दिया होता तो चाबहार की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी नौबत नहीं पड़ती। अब आपने कहा कि सऊदी और दुबई और यूएई खुद आके इन्वेस्ट करें। सर अभी आपके यहाँ पे साल भर पहले तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपके बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट प्रोपेगेट करते थे कि जो ग्वादर पोर्ट है इसके खिलाफ यूएई साजिशें कर रहा है, बिकॉज ये जो है ये रिप्लेस कर देगा जो दुबई पोर्ट है, जहां से आज की डेट में चाइना की मेजोरिटी ऑफ ऑयल ट्रेड होकर के जाती है। उसके जो शिप्स हैं वहां डॉक होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो ये जो है यूएई और हिंदुस्तान मिल गया है, और यूएई जो इतनी $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, वो इंडिया को खुश करना चाहता है। सऊदी अरेबिया इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिकॉज दे वांट टू सिक्योर। और यूएई और सब सऊदी अरेबिया, यू आर अ डिफेंस एनालिस्ट, आपको भी पता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया कभी भी दे आर लाइक यूएस एंड कनाडा या यूएस एंड यूके, वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, एक दूसरे को अकोमोडेट करते, फैसिलिटेट करते हैं। तो सर ये जो आप मुझे बातें कह रहे हैं सर, ये मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। और लास्ट में बस एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जहां तक कश्मीर की बात है सर, कश्मीर पे बात हो सकती है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो लास्ट मैंने शो किया था आज का, तो मैंने उसमें भी ये चीज कही थी कि इंडिया में मूड चेंज हो चुका है आवाम का। जो पॉलिटिशियंस कंजर्वेटिव थे पहले के, वो जब ये बात करते थे इस तरह की बातें कि हम अगर टेररिज्म हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम बातचीत करें, सर वो बातचीत का दौर खत्म हो चुका। अब इंडिया का कोई भी पॉलिटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता है कांग्रेस पार्टी जैसी इतनी पुरानी पार्टी, इतनी सबसे इंडिया की पहली नेशनल पार्टी, सर वो 3 डिजिट्स में सीट्स नहीं ला पा रही है। क्यों? क्योंकि वो भी सर उसी तरह की बातें करते हैं जैसे आप कर रहे थे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं एक ब्रिगेडियर साहब को, कह रहे हैं कि प्लेबिसिट करो। सर प्लेबिसिट में पहला यही है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से जाएगी। आप प्लेबिसिट करवा दें, आप यू नो व्हाट, नहीं सर, आप अगर उसको पढ़ें, यूएन रेजोल्यूशंस जो है 1948 के, हाँ उसमें मैंने भी पढ़ा है सर, उसमें सिंपल ये कहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहली शरायत ये है उसमें, इंडिया विल कीप मिनिमम फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मिनिमम फोर्स इंडिया के ना, एंड कंप्लीट पाकिस्तानी आर्मी विल गो। आप तो इंडिया को एक्सपोज करें सर, आप बोलें कि सारी पाकिस्तानी आर्मी निकल गई, हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। इंडिया, आप बोले इंडिया को कि इंडिया का मंसूबे कुछ और है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आप निकाल दें वहां पे पाकिस्तानी फौज को सर, एंड वी विल सपोर्ट प्लेबिसिट अगर ठीक लगे आपको तो। इसमें बात ये है कि पाकिस्तान तो यही कहता है, बिल्कुल मैंने पढ़ा था कि होना चाहिए इंडिया विल हैव द बेयर मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स, और नेशन की वहां पर जो लोग आएंगे वो आके प्लेबिसिट कराएंगे। तो पाकिस्तान, वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट। द ओनली थिंग इज इंडिया आल्सो एग्री पाकिस्तान को ये कराए इसलिए कि इसका हल करें। ये ऐसे कभी भी नहीं होगा, आप भी कश्मीर में फंसे रहेंगे, एम्ब्रॉयड रहेंगे, वहाँ कश्मीरी नौजवान लड़ते रहेंगे, कोई स्ट्रगल जो होता है वो कोई सप्रेस आप नहीं कर सकते। ये एक हर की डायनेमिक्स होती है, और जब तक दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, ये हमारे लिए बेहतर है कि इसको सॉल्व करें। कोई किसी वक्त आईबॉल टू आईबॉल होंगे, खुदा ना खास्ता कोई ट्रिगर हैप्पी किसी ने कोई छेड़छाड़ कर दी तो वॉर की डायनामिक फिर किसी को नहीं पता होती है। दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। और जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, आई एम श्योर कि दे विल आल्सो बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। कि हर एक की इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े हों। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसको हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए। और सेकंड बात जो हम ये कर रहे हैं, देखें यूएई और सऊदी अरब, दे आर ऑल टुगेदर, आई डू अंडरस्टैंड, दे आर जस्ट कोजन वो होते हैं, ब्रदर्स हैं, दोनों में हर वक्त ये रहते हैं, उस पर चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाउ देव अंडरस्टूड, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इनको ब्रीफ किया है कि कैसे ऑपरेशनलाइज होगा, कैसे चलेगा, तो देव अंडरस्टूड द पॉइंट। एक तो ये बात हो गई है, लेकिन साथ ही साथ ये बैंकरप्सी की बात, ये कोई ऐसी इशू नहीं है। पाकिस्तान में है इकोनॉमिक क्राइसिस, कभी भी नहीं कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, इसीलिए हम पीस चाह रहे हैं। लेकिन जब एक लड़ाई हो जाती है, सर पे पड़ जाती है, फिर जब पूरी कौम खड़ी होती है, फिर चाहे पैसा है नहीं है, यू स्टैंड एंड यू फाइट इट आउट। तो उस पर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज है, यू नो कि पिछले 40 साल से हम दहशतगर्द के खिलाफ लड़ रहे हैं, बैटल हार्डेंड है, बहुत लड़ाई की है, बहुत दुनिया हमारे भेज रही है अपनी फौज को ट्रेन करने के लिए कि दहशतगर्दी में आपने कैसे कंट्रोल किया है। अफगानिस्तान में 51 मुल्कों की फौज नहीं कंट्रोल कर सकेगी वहाँ लड़ाई को। तो ये तो एक चीज़ें हमें इसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये थर्मल पावर, ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान ने उनसे चेंज करवा लिया है। वी नो कि कहाँ पर हाइडल लगने हैं, कहाँ पर कैसे गैस के लगने हैं, कौन से पावर जनरेशन करनी है। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, हमने इसको, और फौज ने तहैया किया हुआ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी
एंड टू इंश्योर कि ये जो CPEC ये प्रेसिडेंट हो जाता है, तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहने के साथ हर वक्त टच में है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। लेकिन नाउ इज अ टाइम, सियाचिन की एक प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस हैं, सियाचिन सर क्रीक की प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर 101 इश्यूज हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग में चले, मैं ये कहता हूँ आप बैठे तो सही। आप कहते हैं कश्मीर का जिक्र नहीं होगा तो फिर बात के लिए तैयार है। पाकिस्तान का कोर इशू है, इसको अगर आप नहीं करेंगे रिजॉल्व नहीं होगा। क्लेम भी रहेगा, कश्मीरी भी वहाँ लड़ते मरते रहेंगे, और फिर एक मरे शहीद होंगे और खड़े हो जाएंगे। इसलिए जो मुल्कों के लिए होता है वो आप यही होता है कि आप इसको जितनी जल्दी रिजॉल्व करें, कोई ना कोई इसका हल निकले। ऐसे यूनिलेटरी 1994 में आप डिसाइड कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, चाहे वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर अगर है, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन इसको रिकग्नाइज करता है, तभी तो वहाँ पर उनके मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बैठा हुआ है। जो आप तो उसको श्रीनगर से आगे नहीं आने देते, हमारी तो हर जगह जा सकते हैं, जहाँ जाते हैं जाएं, देखें कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ पर इंडियन शेलिंग आ रही है, कैसे लोग शहीद हो रहे हैं, हमने उनको नहीं रोका। या तो फिर आप उनको जाने दें। सेकंड ये है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जहाँ मर्जी जाए जलसा कर ले। आप नरेंद्र मोदी साहब को बोले जाएं कश्मीर में, मकबूजा इलाके में जरा तकरीर करें खुले माहौल में, देखें कितनी पॉपुलैरिटी है, वहाँ के लोग कितने एक्सेप्ट करते हैं। ये रियलिटीज है जो हमें एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि वी शुड मूव फॉरवर्ड। नाउ इज द टाइम, वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। जी, एक छोटी सी बात कह लूं इसके बाद जी, इसमें ऐसा है ना कि नरेंद्र मोदी जी जा चुके हैं कश्मीर में, ओपनली तकरीर कर भी चुके हैं। देखिए इंडिया में कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर में आपको पता है कितनी लोकसभा सीटें? नहीं, अभी तो लद्दाख अलग हो गया, आई थिंक 2 ही हैं। यू कांट हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग फॉर 2 लोकसभा की सीट पे। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बड़ा तोप होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बताएं कि साहब कहीं जाना है, मतलब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहा है। अब ये इलेक्शन में ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं कश्मीर में, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है ना कि देखिए, ये कहते हैं जो ना कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, ये देखिए बात ये है कि साहब जो हथियार उठाएगा, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए। जो हथियार उठा रहा है पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ये लोग पंजाबी हैं, ये कश्मीरी तो है नहीं। हाफिज सईद तो पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर तो बहावलपुर का रहने वाला है, वो तो पंजाबी है। तो वो कहां से कश्मीर के उसके आ गया? तो ये देखिए, जब आप बात करते हैं ना कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो कश्मीरी नाम नहीं है। जैसे वैभव ने पहले बताया था JKLF वाला मामला, राइट, JKLF खत्म हो गया, अब उसको पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सेक्युलराइज करा जा रहा है। द रेसिस्टेंट फ्रंट, TRF, एक नया नाम निकाला है, जो पैन इस्लामिक है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि देखिए इंडिया में क्या फीलिंग है, मैं आपको बता दूं, सही गलत की बात नहीं कर रहा। इंडिया फील्स दैट इट कैन सस्टेन कश्मीर एंड सियाचिन फॉर द नेक्स्ट 100 years। हमने क्या करा है, देखिए मोदी जी का सबसे बड़ा ये है कि जो भी टेररिज्म के वाकये हो रहे हैं कश्मीर के बाहर नहीं हो रहे, सब कश्मीर के अंदर है। और कश्मीर वैली, मैं बार बार ये बताता हूँ, शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता, और ब्रिगेडियर साहब सीनियर ऑफिसर इनको जरूर पता होगी, लेकिन आम शायद पाकिस्तानी को नहीं पता। इट इज जस्ट अ स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 145-150 किलोमीटर्स, इतना सा है कश्मीर। उसमें आपने महदूद करके रख दिया वहां पे, चाहे ट्रूप से, चाहे वहां पे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रूप्स अपने डाले, जो ब्लॉक कर दिया वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, काफी हद तक, 100% नहीं, काफी हद तक। तो ये अब बाकी इंडिया में जो होते थे टचवुड अभी तक, जैसे 26/11 हो गया, 1993 हो गया, वो सब होना इंडिया में बंद हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी चल रही है, वहां पे आइसोलेट कर दिया। और अब हमने कश्मीरियों को ये बोला है, जो 2 खानदान है ना, इनको अलग कर रखा है, जिनकी वजह से इतना यहाँ पे कंफ्यूजन था और जितना करप्शन यहाँ पे था। और कश्मीरियों को साफ साफ बोल दिया कि साहब देखिए, डेवलपमेंट का पाथ है, ठीक है, मुल्क एक बार आजाद होता है, कोई ये मुल्क नहीं है कि बार बार हमें आजादी 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 आजादी। फिर देखिए कश्मीर की आजादी होगी, फिर बलूचिस्तान की आजादी होगी, फिर सिंधु देश की आजादी होगी, फिर पख्तूनिस्तान की आजादी। ये सर देखिए, सब आता है सर। ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ बलूचिस्तान कहां से आ गया। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान में 60-65% लोग पख्तून है, बलोच नहीं है। इट इज अ पख्तून मेजोरिटी स्टेट, जो एरिया ऑफ बलूचिस्तान। सर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं 50-50 भी है, उसमें से काफी लोग हैं who do not want to stay with पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं माइनॉरिटी है। अब मैं आपको बात बताता हूं, चलिए माइनॉरिटी है, कितने टेररिस्ट हैं कश्मीर में? 200, 150, 200। पत्थरबाज कितने हैं? पत्थरबाज 20,000 हैं, 30,000 हैं। टोटल पॉपुलेशन कश्मीर वैली की है करीब 70-80 लाख।
जो लोग पत्थर फेंकते हैं, ये जो टेररिज्म करते हैं, वो 0.5% है, 0.5% भी नहीं है वो, दे लेस देन 0.5%। तो ये पाकिस्तान में पूरा जो हो गया ना कि सारा कश्मीर 1965 में पाकिस्तान ने जब अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, अटैक करा था, पाकिस्तान के बैटल प्लान का सबसे बड़ी ये चीज थी कि साहब जो कश्मीरी मुसलमान है वो हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, वेलकम करेगा। एक कश्मीरी मुसलमान आज तक खड़ा नहीं हुआ। कारगिल की लड़ाई हुई, एक खड़ा नहीं हुआ बंदा, जबकि कारगिल एरिया इज मुस्लिम मेजोरिटी, शिया है वहां पे, इट्स अ शिया मेजोरिटी एरिया कारगिल, और पूरा का पूरा वहां पे एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो देखिए जमीनी हकाइक जो है ना, ये थोड़े से अलग हैं। हम लोग पाकिस्तान में कौन सी चीज सेल करते हैं, कौन सी चीज बेचते हैं पाकिस्तान में कि चल जाए, लोग इमोशनल हो जाएं। आपने बोला कि साहब हम ये कश्मीर डे मनाएंगे और ये डे मनाएंगे, और लोगों को फरवरी में मार्च में कभी मनता है कश्मीर डे, तो आपका तो जब भी है तो ये मनाएंगे। लेकिन जमीनी हकाइक जो है, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि वहां पे अगर मैं बोलूं कि जी सभी बहुत मुतमईन है, सभी बड़े खुश हैं इंडिया से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया से सभी खुश तो दिल्ली में भी नहीं है, सब लोग कंप्लेंट करते हैं इंडिया में। ये तो हमारी वैभव की 4 चीजें होंगी, मैं खुश नहीं हूं, मुझसे पूछिए मैं खुश नहीं हूं। हर एक बंदा इंडिया में कंप्लेन करता है, ये डेमोक्रेसी के रंग है, कोई बात नहीं। आखिरी बात, ये जो हम बात करते हैं ना, कश्मीर में किलिंग हो रही है, ये सब हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर से ज्यादा किलिंग तो यूपी में होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सा कश्मीर है, आप लोगों ने उसको बना दिया थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। अरे उससे ज्यादा यूपी में, बिहार में, बंगाल में किलिंग होती है। मुझे तो एक ये चीज कहना चाहूंगी, एक चीज ब्रिगेडियर साहब, मैं मेजर साहब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं जाऊं आगे। वो ये कि हर कोई, जैसे कोई बलोच हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है या अलग होने की बात कर रहा है,